नमस्कार, मैं हूं सिकटा देव। देश के बड़े शहर अगर भारत का आईना है तो छोटे शहर और कस्बे उसकी नब्ज। तो रखिए देश की नब्ज पर हाथ हमारे साथ। राज्यों की जंग में आज हमारा भारत में जम्मू कश्मीर और हरियाणा से ग्राउंड रिपोर्ट, साथ ही कुशीनगर के युवा सीमित साधनों में अपने कौन से कौशल को तराश रहे हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से, जहां के कुशीनगर से एक झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पिता को चंद हजार रुपए के लिए अपने 2 साल के बच्चे को बेचना पड़ गया। एक अस्पताल में एक महिला भर्ती थी। अस्पताल प्रशासन ने महिला की डिलीवरी कराने के लिए 4,000 रुपए मांगे। महिला के पति के पास पैसे नहीं थे तो अस्पताल वालों ने महिला को डिस्चार्ज करने से इनकार कर दिया। इसके बाद शुरू हुआ दलालों का रैकेट। एक पुलिसकर्मी भी गरीब से पैसे वसूलने में लग गया। हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। जरा सोचिए उस बाप की मजबूरी को जिसके चलते उसे अपना बच्चा बेचने को मजबूर होना पड़ा। यूपी के कुशीनगर से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली ऐसी ही घटना सामने आई है। यहाँ बरवापट्टी इलाके में एक गांव के गरीब को अस्पताल से पत्नी और नवजात को छुड़ाने के लिए अपना 2 साल का बेटा बेचना पड़ा। ये तस्वीरें कुशीनगर जिले के दुकाननुमा उस अस्पताल की हैं जिसने 4,000 रुपयों के लिए एक महिला और उसके नवजात बच्चे को एक तरह से बंधक बना लिया। इसके बाद अस्पताल में सक्रिय एक दलाल ने महिला के पति को उसके 2 साल के बच्चे को बेच देने के लिए राजी कर लिया। बदले में उससे 20,000 रुपए देने का वायदा किया। कुशीनगर के बरवापट्टी थाना क्षेत्र के रहने वाले हरेश ने मजबूरी में अपने 2 साल के बच्चे को 20,000 रुपयों में बेच दिया। भविष्य में कोई दिक्कत ना हो इसके लिए एक गोदनामा यानी बच्चे को गोद लेने का करार तक बनवा दिया गया। बच्चा बिका, पैसे मिले, लेकिन बदहाली यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही इस बात की खबर सूर्यदीप यादव नाम के एक सिपाही को लगी, वो सिपाही इस मजबूर हरेश के घर पहुंचा और बच्चा बेचने का डर दिखा करके उससे 5,000 रुपए वसूल लिए। हरेश की पत्नी लक्ष्मीना देवी खुशी क्लिनिक के नाम से निजी अस्पताल में भर्ती हुई थी। हरेश के पास अस्पताल को फीस देने के पैसे नहीं थे। यहाँ एक महिला उससे मिली और उसके 5वें नंबर के बेटे को बेचने को कहा। मजबूरी के चलते बच्चा बिक गया। हरेश को पैसे मिल गए, जिसके बाद अस्पताल को उसके 4,000 रुपए मिल गए। हरेश अपनी पत्नी और नवजात के साथ घर पहुंचा, लेकिन जब घर पर छोटा बच्चा नहीं दिखा तो लक्ष्मीना ने पति से सवाल किया। इसके बाद हरेश ने लक्ष्मीना से बेबसी की पीड़ा साझा की। हाँ करी साहब खैले बिना मुँह तनी जाइए भेड़ा के सीधा नहीं के चली घरे देखी लड़का हमार रोवा ताड़ा सो चली रोवा नहीं के बीच चली देख ली रोवा। अब कहनी कहीं कुछ नहीं खेल लौकत मालिक गई ना खोजले ना मिलल। हम कहनी क्या करे बाबी ये बेच के हम अपन देह छोड़ाए। सौदेबाजों ने पूरी तैयारी के साथ काम किया था। खरीद फरोख्त की बात साबित ना होने पाए इसके लिए स्टाम्प पेपर पर हरेश से अंगूठा लगवाकर गोदनामा लिखवा लिया। साथ ही हिदायत दी कि अगर कोई पूछे तो यही कहना कि बच्चे को गोद दिया है। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई। गांव में बच्चा बेचने की बात फैली तो एक सिपाही हरेश के पास पहुंचा। बच्चा बेचने के मामले में कार्रवाई की धौंस देकर 5,000 रुपए वसूल लिए। एक फर्जी गोदनामे के आधार पे बच्चा जो है इन लोगों ने दूसरे को दिया था और उसको पता किया गया तो फर्जी है, गोदनामा फर्जी है, किसी को इस प्रकार अधिकार नहीं है। बच्चा बिकवाने में लगे दलाल समेत कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही बच्चे को बरामद कर उसके माता पिता को सौंप दिया। रात में जब ये सूचना प्राप्त हुई तो पूरी रात अभियान चला के बच्चे को सकुशल बरामद करा लिया गया है। उनके पिता को सौंप भी दिया गया है और साथ ही साथ इस मामले में मुकदमा पंजीकृत करवाकर 5 लोगों को अभी तक पकड़ लिया गया है। इसमें जो बिचौलिया था अमरेश यादव, उसकी गिरफ्तारी हुई है और साथ ही साथ जिसको बच्चा दिया था भोला यादव, उसको ही पकड़ लिया गया है। साथ ही साथ एक फर्जी महिला क्लिनिक डॉक्टर बन के जो इसमें शामिल थी तारा कुशवाहा, उसको भी पकड़ा गया है। हालांकि जिस सूर्यदीप यादव नाम के सिपाही ने 5,000 रुपए की वसूली की थी, उसको सिर्फ निलंबित कर उसके खिलाफ पुलिस अधीक्षक ने जांच बिठाई। सवाल ये कि आखिर सिपाही की गिरफ्तारी कब होगी।
बच्चा बेचने की सूचना पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक अजय कुमार लल्लू भी मौके पर पहुंच गए। अजय कुमार लल्लू ने इस मामले में सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। ये दर्शाता है कि सरकार कितनी अदूरदर्शी, संवेदनहीन है। अगर रोजगार के साधन होते, इनके पास आय की व्यवस्था होती, तो शायद इनको बच्चा नहीं बेचना पड़ता। प्रतिदिन 19 किसान प्रति घंटे और मजदूर आत्महत्या कर रहा है इस देश में। छोटा मझोला व्यापारी परेशान है, आय का साधन नहीं है, कमाई कम है, खर्चे ज्यादा है। कुशीनगर की यह घटना गली मोहल्लों में खुले उन अस्पतालों पर भी सवाल खड़े करती है जिन पर अब तक रोक नहीं लगाई गई है, और साथ ही सवाल उन अस्पतालों पर भी जो सरकार के हैं लेकिन सुविधाएं वहां नहीं मिलती हैं। ऐसे में उम्मीद है कुशीनगर की घटना से सबक लेकर सरकार ऐसे फर्जी अस्पतालों पर भी अंकुश लगाएगी और सरकारी अस्पतालों में जो व्यवस्था है उसमें भी सुधार करेगी। कुशीनगर से अपने सहयोगी उदय सिंह और कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया। कुशीनगर की यह घटना कई सवाल सामने लाती है, गरीबों की मजबूरी दर्शाती है। किस तरह गरीबी का फायदा उठाया जाता है, बच्चों का सौदा करने वाले कैसे सक्रिय हैं, और अस्पताल के रवैये पर भी सवाल उठता है। और अब राज्यों की जंग। जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनावों की नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला का कहना है कि निर्दलीय उम्मीदवारों और बीजेपी के उम्मीदवारों में कोई अंतर नहीं है। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि जेल में बंद लोग मेरे खिलाफ ही क्यों चुनाव लड़ रहे हैं। अब्दुल्ला की इस विधानसभा सीट से गांदरबल से खास रिपोर्ट। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला लोकसभा में हार गए थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में 2 सीटों पर नामांकन दाखिल किया, गांदरबल और बडगाम। गांदरबल में उमर अब्दुल्ला के सामने सर्जन बरकती चुनौती पेश कर रहे हैं। बरकती जेल में बंद हैं और एक अलगाववादी के रूप में पहचाने जाते हैं। वैसे बरकती भी 2 सीटों गांदरबल के साथ बीरवा सीट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन उमर अब्दुल्ला को बरकती के पीछे बीजेपी की साजिश नजर आती है। और जब गांदरबल से उसके लड़ने की खबर आई, मैंने अपने कुछ साथियों से मशवरा किया। मैंने कहा ना, मुझे इसमें कुछ साजिश नजर आती है, लेकिन मैं इसको साबित करना चाहता हूं, और साबित करने का मेरे पास एक तरीका है, लेकिन हम इसके बारे में किसी से बात नहीं करेंगे। हमने ना बडगाम का ऐलान किया, ना बीरवा का ऐलान किया, फॉर्म रखे और खामोश हुए। इन्होंने उस जेल के कैदी को पहले गांदरबल से कागज भरवाए, फिर सुबह सुबह दौड़ के उन्होंने उसको बीरवा पहुंचाया। मैंने तैयारी रखी थी बडगाम की। उमर लोकसभा चुनाव में जेल में बंद इंजीनियर राशिद से हार गए थे। अब एक बार फिर जेल में बंद उम्मीदवार उनके सामने हैं। उमर को इसमें साजिश की बू आ रही है। वहीं बरकती की बात करें तो वो अपने भड़काऊ भाषणों के लिए जाने जाते हैं। 2016 में एक भाषण में उन्होंने युवाओं को बंदूक उठाने और सुसाइड बॉम्बर बनने के लिए उकसाया था। अरे जवानों, बारूद बन जाओ, बारूद, ऐसा बारूद जो दिल्ली में फटेगा, हम लेके रहेंगे। जवानों, याद रखोगे। बरकती को पहली बार 2016 में गिरफ्तार किया गया था। पिछले साल उसे रिहा कर दिया गया, लेकिन बाद में यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया। वैसे हैरानी की बात यह है कि पिछले हफ्ते बरकती का नामांकन शोपियां जिले की जैनीपोरा सीट से रद्द कर दिया गया था, लेकिन गांदरबल और बीरवार से मंजूर हो गया। गांदरबल उन 2 सीटों में से एक है जहां उमर अब्दुल्ला मैदान में हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जब उनकी सरकार थी तो जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं कम हो गई थी, लेकिन मौजूदा सरकार आतंकी घटनाओं को रोकने में नाकाम रही है। जम्मू में मिलिटेंसी को नई शुरुआत मौजूदा हुकूमत ने दी। नई तरीके से मिलिटेंसी आज आप जम्मू में देख रहे हो। किस जिले का नाम लो? कठुआ, जम्मू, सांबा, रजौरी, पुंछ, उधमपुर, रियासी, जहां देखो तो डोडा, जहां देखो तो वहां मिलिटेंसी का असर रसूख देखने को मिल रहा है। अगर कोई मिलिटेंसी से लड़ने में नाकामयाब रही है, वो मौजूदा हुकूमत रही है। गांदरबल विधानसभा क्षेत्र अब्दुल्ला परिवार का गढ़ रहा है। देखना यह है कि यहाँ की जनता उमर अब्दुल्ला पर भरोसा जताती है या जेल में बंद उम्मीदवार को जिताती है। एनडीटीवी के लिए नजीर मसूदी की रिपोर्ट।
और गांधरबल विधानसभा सीट के बारे में बात करें तो गांधरबल विधानसभा क्षेत्र अब्दुल्ला परिवार का गढ़ रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक शेख अब्दुल्ला यहां से जीते। उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला भी यहां से विधायक बने हैं। उमर अब्दुल्ला भी यहां से नुमाइंदगी कर चुके हैं। साल 2002 में अपने पहले ही चुनाव में उमर अब्दुल्ला को पीडीपी उम्मीदवार से हार का मुंह देखना पड़ा था, लेकिन 2008 के चुनाव में वो जीत गए थे। इस बार यहां दूसरे चरण यानी कि 25 सितंबर को वोटिंग होनी है। करीब 3 लाख वोटर्स अपने मताधिकार का यहां प्रयोग करेंगे। अब हरियाणा, जहां विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इसके बाद दोनों ही पार्टियों में बगावत के सुर भी दिखाई दे रहे हैं। जिनको टिकट नहीं मिला है तो उसमें कुछ पार्टी छोड़ दे रहे हैं, तो कोई निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ना चाह रहा है। पार्टियां बागियों को मनाने की कोशिश कर रही हैं। हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख पार्टियां बगावत की आग की लपटों से खुद को बचा नहीं पा रही हैं। बीजेपी के 67 उम्मीदवारों की लिस्ट के बाद बगावत रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और एक साजिश के तहत विपक्षी दुश्मनों के साथ मिलकर परिवार की गरिमा भी खत्म की और अपना कैरियर भी खत्म कर लिया। लेकिन आदरणीय साथियों, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। 35-40 साल हो गए, मैं कोई घबराती नहीं हूँ किसी चीज से। मान सम्मान करते हैं, अपनी पार्टी का पूरा मान सम्मान है और रहेगा। भारतीय जनता पार्टी का कहीं गई नहीं है, ना हम गए ना वो गई है भारतीय जनता पार्टी। वहीं टिकट में देरी कर बगावत की आग से बचने की कोशिश करती कांग्रेस अपनी 32 नामों वाली पहली ही लिस्ट के बाद अपनों से घिर गई है। मेरे को नहीं पता था मेरे साथ इतना बड़ा धोखा होगा, और वो धोखा आज मेरे अकेले को नहीं धोखा दिया, ये पूरी बड़ौदा हल्का की जनता को धोखा दिया है। मेरे सभी साथियों ने जी जान से ये कहा है कि हमने जी जान से इलेक्शन लड़ना है, बहुत भारी मतों से हम आपको एमएलए बनाएंगे। तो मैंने फैसला लिया है कि मैं आज से अपना प्रचार शुरू कर रहा हूँ। मैं निर्दलीय इलेक्शन लड़ रहा हूँ। 11 तारीख को हम नामांकन करेंगे और आज से हमने अपना प्रचार शुरू कर दिया। देखा गया है कि जब टिकट नहीं मिलता तो बागी फिर निर्दलीय लड़ते हैं या भीतरघात करते हैं। बीजेपी इससे भली भांति वाकिफ है। हरियाणा में साल 2019 में बीजेपी को मिली थी 40 सीटें, बहुमत के लिए 6 सीटें कम रह गईं। साल 2019 में 7 निर्दलीय जीतकर आए थे। 7 में से 5 निर्दलीय बीजेपी से टिकट मांग रहे थे। टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय लड़े और जीते। बहुमत न मिलने की हालत में जेजेपी से मिलकर सरकार बनाई थी। हालांकि इस बार बीजेपी का कहना है कि वह नाराज नेताओं को मना रही है। वो भारतीय जनता पार्टी से वो उन्होंने विरोध नहीं किया, गुस्सा है। हम गुस्से को शांत करेंगे ना। अभी एक को कमल का फूल मिलना था, सभी को तो नहीं हम उपलब्ध करा सकते, एक ही को दे सकते हैं, वो उनको भी पता है। 32 उम्मीदवारों में ही विरोध का सामना कर रही कांग्रेस के सामने भी चुनौती कम नहीं है। पार्टी को 2556 उम्मीदवार मिले थे, लेकिन हरियाणा में टिकट तो सिर्फ 90 को ही मिलेगा। देखना होगा कि बगावत की आग शांत होती है या नहीं। अंकुर कपूर के साथ मैं अश्विनी कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो बागी इन चुनावों में कितना और किसका खेल बिगाड़ेंगे ये देखना होगा। हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ विधानसभा क्षेत्र छोटे छोटे होते हैं। किसी भी क्षेत्र का कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में अच्छी पकड़ रखता है। बागी उम्मीदवार नतीजों पर थोड़ा असर जरूर डालते हैं। साल 2019 में बीजेपी बहुमत से दूर रह गई थी। फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस दोनों में ही टिकट बंटवारे को लेकर नाराजगी दिख रही है। हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन की एक तरफ चर्चा चल रही है, वहीं दूसरी तरफ दोनों पार्टियों के कुछ नेता गठबंधन के विरोध में भी आवाज उठा रहे हैं। हरियाणा में उम्मीदवारों के नामांकन की आखिरी तारीख गुरुवार 12 सितंबर है। ऐसे में दोनों पार्टियों के नेताओं के पास अब गठबंधन के लिए समय कम होता जा रहा है। हरियाणा में इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन फाइनल तो नहीं हुआ है, लेकिन बातचीत पटरी पर दिखाई दे रही है। हालांकि कुछ पेंच फंसा है, जिसके चलते घोषणा नहीं हो पाई है। आप सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी अपनी शुरुआती 10 सीटों की डिमांड से नीचे आने को तैयार है।
अब आम आदमी पार्टी 7 सीट से नीचे आने को तैयार है, लेकिन सीट चुनने का हक आपको मिले। कलायत विधानसभा सीट को लेकर आम आदमी पार्टी अड़ी हुई है, समझौते को तैयार नहीं है। दिल्ली से सटी 2 कुरुक्षेत्र इलाके की 1 सीट आप मांग रही है, जबकि जींद और रानिया सीट पर भी आप मजबूत दावा रख चुकी है। देखिए, अभी बातचीत चल रही है, हम होपफुल हैं। हमें उम्मीद है कि ज़रूर देश हित में, राष्ट्र हित में, हरियाणा के हित में गठबंधन होगा। हम हर संभव प्रयास उस दिशा में कर रहे हैं। थैंक यू। भाई चर्चाएं चल रही हैं, अब इस पे बॉल बाय बॉल कमेंट्री नहीं हो सकती है, बट उम्मीद है, उम्मीद कायम है। कांग्रेस भी अभी बातचीत जारी होने की बात कर रही है। कांग्रेस ने हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से अभी तक केवल 32 पर ही उम्मीदवार घोषित किए हैं। आउट ऑफ 90 मेरी समझ में जो है 78 जितनी सीटों पर सहमति बन गई है, 80 सीटों पर बन गई है। बाकी में थोड़ी चर्चा बाकी है, सहमति तो ज्यादातर सभी 90 सीट पर। यू वांट एक्सक्लूसिव एवरीथिंग। इन सब बातचीत के बीच पहले कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला आम आदमी पार्टी से गठबंधन का विरोध कर चुके हैं, तो वहीं अब आम आदमी पार्टी नेता सोमनाथ भारती ने एक्स पर पोस्ट डालकर कहा कि लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने गठबंधन के बावजूद मदद नहीं की, इसलिए पार्टी को हरियाणा में सभी सीटों पर अकेले लड़ना चाहिए। जरूरी माने या मजबूरी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही गठबंधन करना चाहती है, लेकिन दोनों के ही सामने ये चुनौती है कि वो अपने लोगों को ये दिखाएं कि ये गठबंधन करना कितना ज़रूरी था और इस गठबंधन करने से कितना फ़ायदा हो रहा है। इसलिए दोनों ही पार्टियां आखिर वक्त तक मोल भाव में लगी हुई हैं। पानीपत हरियाणा से अपने कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। हमारा भारत में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। भारत में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। गांव-गांव में ऐसे बच्चे और युवा मिल जाएंगे जिन्हें मौका मिले तो वो देश का नाम रोशन कर दें। हम आपको उत्तर प्रदेश के ऐसे ही गांव ले चलते हैं जहां बच्चे और युवा तालाब में तैराकी की प्रैक्टिस करते हैं। अपने टैलेंट और मेहनत के दम पर कई मेडल भी वो जीत चुके हैं। कुशीनगर से हमारी एक खास ग्राउंड रिपोर्ट। गांव के तालाब में पल रहे हैं ओलंपिक मेडल के सपने। सुविधाओं की कमी है, लेकिन हौसलों में कोई कमी नहीं। यूपी के कुशीनगर जिले का एक गांव है। हाटा तहसील के रधिया देवरिया गांव के तालाब में तैराकी सीख रहे बच्चे राष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। इनकी प्रतिभा और मेहनत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बिना किसी संसाधन और सरकारी मदद के तैराकी की राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर तैराक यहां के पदक जीत रहे हैं। यहां के लोग बताते हैं कि रधिया देवरिया गांव से अब तक करीब 80 लोग अलग अलग सरकारी विभागों में नौकरी पा चुके हैं, लेकिन जनप्रतिनिधियों और प्रशासन की उपेक्षा का शिकार यह तालाब मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। हमारे पास यहाँ पुल नहीं है, इसके वजह से हम लोग कर नहीं पाते हैं। तो अगर हम लोग को ये सुविधा मिले, हम लोग को पुल मिले, तो हम लोग यहाँ से ओलंपिक में मेडल भी ला सकते हैं। हम लोग ला सकते हैं सर, हम गर्व से कह सकते हैं कि हम लोग ला सकते हैं। बस हमें ये सुविधा चाहिए, हमें आप सभी लोग का सपोर्ट चाहिए। रधिया देवरिया के आसपास के 7 किलोमीटर से जुड़े गांव के बच्चे यहां अपने कोच से बिना पैसे के तैराकी का गुण सीख रहे हैं। कोच का कहना है कि प्रतिभा की कमी नहीं है, बस संसाधन की कमी है। सर चाहूँगा जो बच्चे अभी कर रहे हैं, थोड़ा इनको इक्विपमेंट ये सब का दिक्कत है वो मिले, और यहाँ थोड़ा मतलब स्विमिंग पूल का कोई जुगाड़ मतलब कोई व्यवस्था हो जाए कहीं और बनाने का, तो ये लोग अच्छे कर सकते हैं, नेशनल इंटरनेशनल तक जा सकते हैं। बच्चों को तो लगभग यहाँ पे हर साल ट्रेनिंग 100 से 150 लोगों को बच्चों को दी जाती है। जैसे सर कि मैं भी एक नेशनल प्लेयर रह चुका हूँ, जैसे हम लोग खेल के ही बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि आप ऐसे करोगे तो यहाँ तक जाओगे, ऐसे करोगे तो जॉब मिल जाएगा, ऐसे करके हम लोग मोटिवेट करते हैं बच्चों को और प्रशिक्षण देते रहते हैं। गांव के इन नौनिहालों को उम्मीद है कि सरकार इन्हें मदद देगी ताकि आने वाले दिनों में ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मेडल जीत कर आएं।
सर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, स्टार्ट टर्न फिनिशिंग सर बहुत दिक्कत होती है, स्टार्ट नहीं ले पाते, कभी कभी चोट भी लग जाता है स्टार्ट लेते हैं तो, इसलिए सर थोड़ा डर के हम लोग स्टार्ट ले, अगर सुविधा मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा सर। उम्मीद है कि सरकार और प्रशासन की इस पर नजर पड़ेगी। हो सकता है कि इसी तालाब से ट्रेनिंग पाकर निकला कोई तैराक ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल का सपना पूरा कर सके। कुशीनगर से उदय सिंह की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो आज हमारा भारत में इतना ही। आपको हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स कैसी लग रही हैं हमें ज़रूर बताएं। आपके लिए कार्यक्रम और हमारी सारी ग्राउंड रिपोर्ट्स एनडीटीवी इंडिया के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी उपलब्ध है। नमस्कार।